हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। तो आज अपना है लेक्चर नंबर 7, जहां अपन बात करने वाले हैं प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन दोनों की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं और प्योर कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट। सर, लायोफोबिक को ही क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि दोस्त लायोफिलिक तो आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं, जो प्रिपेयर ढंग से नहीं हो पाते कौन है वो? लायोफोबिक, उन्हीं को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड में अपन क्या करते हैं ना, अपन डबल डिकम्पोजिशन करवाते हुए, या तो डबल डिकम्पोजिशन करवा लो, ऑक्सीडेशन करवा लो, रिडक्शन करवा लो, या हाइड्रोलिसिस करवा लो, आप सोल तैयार करते हैं। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया और कंपाउंड क्या प्रिपेयर कर लिया, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। कैसा सोल है? सल्फाइड का सोल है, नेगेटिव सोल हमने डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। अगला एग्जांपल, SO2 को H2S के साथ पास करवाया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अपन लोगों ने सल्फर को ऑब्टेन कर लिया। सल्फर -2 से 0 ऑक्सीडेशन में आ रहा है। सल्फर का सोल अगेन नेगेटिव सोल प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पर देखो AuCl3 को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया, प्लस वाटर रिडक्शन करवाते हुए अपन लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर गोल्ड जो +3 में बैठा था वो रिड्यूस होकर किस में चला गया, 0 में चला गया। अगेन गोल्ड का सोल, मेटल का सोल कैसा, नेगेटिव। ठीक है, FeCl3 प्लस वाटर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाई, आयरन का हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन कर लिया। आयरन का हाइड्रोक्साइड बोले तो क्या बोलूँगा, पॉजिटिव सोल। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली बात अपनों को समझ में आ रही होगी। क्यों? आपको लास्ट क्लास में बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव सोल आप दिमाग में रखेंगे। जुगाड़ भी बताया था, पॉजिटिव सोल जहाँ O आ जाए, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है, पॉजिटिव सोल। सल्फाइड और मेटल के सोल क्या है, नेगेटिव सोल। तो अपन इन 4 केमिकल मेथड से डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इन 4 मेथड से हम सोल को प्रिपेयर करते हैं। पहला मेथड आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, डायरेक्ट राइट टू मेथड टू प्रिपेयर लायोफोबिक कॉलोइडल सोल, डायरेक्ट लिखेंगे। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये वाला लेक्चर क्या बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ दोस्त, मैंने अब तो सब लिख दिया। IIT JEE अप टू JEE एडवांस तक के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं। थ्योरी इतना डिटेल में तो पढ़ा दे रहे हैं, इससे बाहर क्या ही आएगा। नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे CBSE हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, जहाँ पर भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं जो सिलेबस कट हो गया ना उसके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, मैं तो सारा पढ़ा दे रहा हूँ। मतलब कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हों, इसलिए थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है। अगला मेथड देखना, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सबसे पहले इसका फोटो देखते हैं, इसको समझना आसान है। देखो आप क्या करते हैं, एक आइस बाथ लगाते हैं, एक बर्फ़ का पूरा बाथ लगाते हैं, और यहाँ पर एक डिस्पर्जन मीडियम डालते हैं। ये ब्लू वाला क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। अब आप क्या कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं रेड कलर वाली, दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स। आप हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। जब आप हाई टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो क्या होता है ना, जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, हाई टेम्परेचर सप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, थोड़ा सा वेपराइज होंगे। आपने हाई टेम्परेचर सप्लाई किया, हाई टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रोड क्या हुए, इलेक्ट्रोड यहाँ पर वेपराइज हुए, और आइस बात लगा रखा है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, ठंडा करते हैं उन्हें, कंडेंस करते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में, या ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसका एक नाम और है ब्रेडिक आर्क मेथड। करना क्या है, कुछ नहीं, आप सबसे पहले इसमें हाई टेम्परेचर सप्लाई करेंगे। हाई टेम्परेचर सप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रोड्स वेपराइज करेंगे। इलेक्ट्रोड जब वेपराइज करेंगे तो आप उन्हें क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे। और जब ये यहाँ पर देख रहे होंगे वाइट ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स जो कंडेंस हुए हैं ये अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं, और इस तरह से अपन यहाँ पर कॉलोइडल सोल साइज के पार्टिकल्स की रेंज का अपन सोल ऑब्टेन्ड करते हैं। स्पेसिफिकली कुछ ही एलिमेंट्स यहाँ पर, कुछ ही मेटल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं इस मेथड के लिए, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, तोड़ दिया। इलेक्ट्रिकल क्या, इलेक्ट्रिसिटी देकर। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। पहले तो डिस्पर्ज हो गए सारे पार्टिकल, फिर आपने क्या कर लिया, कंडेंस करवा लिया। और कॉलोइडल सोल ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन्हीं सबको प्रिपेयर किया जाता है इस मेथड के द्वारा। इस मेथड में थोड़ा बहुत जानना हो तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम। फिगर 5.8, यही है वो फिगर 5.8। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको याद रखने का है। इंटेंस हीट
produced vaporizes the metal which then condenses to form particles of colloidal size. बोर्ड में आ जाएगा एक्सप्लेन ब्रेडिक्स आर्क मेथड 2 नंबर का, तो एक्सप्लेन करना है। कंपटीशन में क्या पूछेंगे, विच एलिमेंट कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, तो क्या लिखेंगे गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम, इनमें से कोई जनरली नज़र आ जाए तो चिपका देना। अगला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डेफिनेशन भी पूछते हैं, ये बोर्ड में डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद रखेंगे। देखो क्या है, पहले समझा देता हूँ। पेप्टाइजेशन डायग्राम देखो, आपके पास एक बड़ा सा प्रेसिपिटेट है, यू हैव एक बिग प्रेसिपिटेट, आपके पास एक बड़ा सा प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या, अरे जो बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाता है, वो आपके पास एक बड़ा सा प्रेसिपिटेट है। आप उसके अंदर पेप्टाइजिंग एजेंट डालेंगे, आप क्या करेंगे, उसके अंदर पेप्टाइजिंग एजेंट डालेंगे और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। यानी एक बड़ा सा, ऐसा सोचो बड़ी सी चट्टान को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया छोटे छोटे पत्थरों में, और वो छोटे छोटे पत्थरों का साइज़ क्या है, कॉलोइडियल पार्टिकल के साइज़ जितना, यानी इनका साइज़ कितना आएगा, 1 से 1000 नैनोमीटर। आपने एक बड़ा सा प्रेसिपिटेट को बाय यूजिंग द पेप्टाइजिंग एजेंट कन्वर्ट कर लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उन पार्टिकल का साइज़ कितना है, 1 से 1000 नैनोमीटर। क्यों, क्योंकि हम तो कॉलोइडियल सोल ही प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्त। सर देखने में तो कोरोना वायरस टाइप लग रहा है, नहीं कोरोना वायरस टाइप नहीं है ये। अब देखना इसका डेफिनेशन सीखो, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है। पेप्टाइजेशन मे बी डिफाइंड एज process of converting a precipitate into colloidal soul by shaking it with dispersion medium के साथ इसको शेक करते हैं in presence of small amount of electrolyte। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे और एक बड़े से प्रेसिपिटेट को, सिंपली एक लाइन में लिखना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल बाय द यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो पेप्टाइज करवाने में काम आ रहा है। पेप्टाइज करवाने का मतलब क्या है, बड़े से प्रेसिपिटेट को छोटे छोटे कॉलोइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेना। दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कॉलोइडल सोल। और प्रेसिपिटेशन के दौरान प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब कर लेता है वन ऑफ द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। क्या है इसका मतलब, क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, सुनो आ जाओ, ये डायग्राम देखो। अब क्या है ये, देखो ये एग्जाम्पल देखना। अब इस एग्जाम्पल में करते क्या है ना, बेसिकली अपन कुछ नहीं, मान लो आपके पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH होल थ्राइस। क्या है आपके पास, FeOH होल थ्राइस है। आपने एक पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दिया, पेप्टाइजिंग एजेंट जनरली कॉमन आयन होगा, वन ऑफ द कॉमन आयन होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, पेप्टाइजिंग एजेंट डाला कौन सा, Fe3+ वाला। अब क्या होगा, ये जो बड़े जो ये FeOH होल थ्राइस है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इनके ऊपर कॉमन आयन एड्जॉर्ब हो जाएंगे। कॉमन आयन कौन सा, 3+ वाला। तो मान लो ये छोटा सा फेरिक हाइड्रोक्साइड था, इसके ऊपर कौन एड्जॉर्ब हो गया, +3+3 वाले Fe3+। ये छोटा सा फेरिक हाइड्रोक्साइड था, इसके ऊपर कौन एड्जॉर्ब हो गया, +3+3 वाले। इसी तरह चार्ज कॉलोइडियल पार्टिकल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड के चार्ज पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड इज शेकन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 दैट इज पेप्टाइजिंग एजेंट, आप कॉमन आयन की तलाश में रहेंगे। तो इट एड्जॉर्ब Fe3+ आयंस, देयरफॉर ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल साइज्ड पार्टिकल। सर ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, मान लो कि एक केले का गुच्छा था, उस पर बंदर टूट पड़े, बंदरों ने झपट्टा मार लिया, बिल्कुल सेम ऐसा ही सीन है भैया। बहुत सारे केलों के झुंड था और जिसपे छोटे छोटे बंदर आके झपट्टा मार के इसको घेर लिए हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही काम है। और आपको तलाश किसकी रहेगी, कॉमन आयन की तलाश रहेगी। दिस इज नथिंग बट पेप्टाइजेशन। छोटी छोटी बातें हैं, देखो थ्योरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट क्या है, ये छोटी छोटी बातें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही चल रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, अधिकांश लोग इसको 1 या 2 दिन में पढ़ाकर टाटा बाय बाय बोल देते हैं। हालांकि अपनी वो आदत है नहीं, करीबन 10 लेक्चर्स के करीबन ये चैप्टर रहता है और मज़ा भी आ रहा होगा। करीबन इतना समय लगता है कि अच्छे से पढ़ाया जाए, तो इतना समय लगता है इसके अंदर। आगे देखना, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। लास्ट में टेंशन मत करो, सारे NCERT वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा देंगे और कुछ IIT JEE वाले क्वेश्चंस करवा देंगे, जैसे बीच में करवाए भी थे, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, मोमेंटम बना रहेगा। अभी देखना डायलिसिस, क्या है ये, अरे कुछ नहीं, सुनो पहले इसका मतलब। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन ही आने वाली है।
क्या लिखोगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ प्यूरिफिकेशन। हाँ सुनो, नया हेडिंग लिखना। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स। क्या क्या पढ़ लिया? केमिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, पेप्टाइजेशन। अब क्या कर रहे हैं? प्यूरिफिकेशन। जो ये कॉलॉइडियल सोल आपने तैयार किया है, हो सकता है इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज़ हों, हो सकता है इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज़ हों। अब उसको प्यूरिफाई करने की बात आ रही है। कैसे करेंगे? द वेरी फर्स्ट इज डायलिसिस। देखना क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन। आपके पास कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज़ हैं, आप उन इंप्योरिटीज़ को अलग करने वाले हैं वाया डिफ्यूजन मेथड। क्या है मैं बताता हूँ। पार्टिकल जो ट्रू सॉल्यूशन वाले होंगे, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। बट कॉलोइडियल पार्टिकल्स पास नहीं कर पाएंगे। इसी को क्या बोल दिए हैं? डायलिसिस बोल दिए हैं। क्या करना देखना, बहुत आसान है। क्या क्या देखो, पहले एक नॉर्मल मेथड समझो कि मान लो आपके पास एक सेटअप है, इसके अंदर आपके एक बैग में पूरा कॉलोइडियल सोल है। क्या है? कॉलोइडियल सोल है, जो कि क्या है? इम्प्योर है, इम्प्योर है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो इस सेमी परमेबल बैग की लेयर के सहारे बाहर जा सकते हैं, वो तो बाहर चले गए, और जो कॉलोइडियल पार्टिकल थे वो अंदर ही रह गए। ये एक मेथड है। इस मेथड को और अच्छा बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से क्या होता है? अब देखना, उसका थोड़ा सा बस नाम चेंज हो जाता है। डायलिसिस नॉर्मल प्यूरिफिकेशन, और इलेक्ट्रोडायलिसिस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना क्या है, बहुत आसान है। आपके पास एक थैला था, ये थैले की जो बैग है ना, बैग की बाहर वाली लेयर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, एक एनोड बना दिया, एक कैथोड बना दिया। ठीक है, आपने जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इन कैथोड एनोड पर क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी। अब क्या होगा? जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उनको क्या बोल दिए हैं? कॉलोइड बोल दिए हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके आपने इम्प्योरिटीज़ को हटा लिया। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके आपने इम्प्योरिटीज़ को हटा लिया बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक दो नाम होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन या सेलोफेन बैग। सेलोफेन बैग। एक ये पार्चमेंट पेपर भी होता है। पार्चमेंट में पेपर भी एक तरह की मेम्ब्रेन का काम करता है, एक तरह की फिल्ट्रेशन वाला देखा होगा ना आपने, फिल्ट्रेशन वाला। मान लो अरे चाय तो छाननी होगी, चाय छानने में क्या होता है सर? वो छलनी रखते हैं, ऊपर से डालते हैं वो पत्ती वगैरह, थोड़ा बहुत इलायची अदरक जो भी आपने डाली हो वो ऊपर रह जाती है और नीचे चाय निकल जाती है। अरे तो भैया बस यही तो सेम काम है, बस इसको एक थैले में बंद करके करवा दिया है। इसको क्या करवा दिया है? एक थैले में बंद करके करवा दिया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो। प्यूरिफिकेशन टेक्निक आपने देख ली, प्रॉपर्टीज़ देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर दिमाग घूम गया। अरे रुको रुको, दोबारा बोलता हूँ। तीन आपने क्या किया? तीन आपने प्रिपरेशन टेक्निक पढ़ी, अभी आपने इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ा, प्यूरिफिकेशन प्यूरिफाई कर लिया। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ तो देख लो, क्या क्या काम करता है ये, कैसे कैसे काम करता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आसान है, इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। द वेरी फर्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो लिक्विड सॉल्यूशन में आई थी। हाँ लगभग वही। कॉलोइडियल पार्टिकल्स जिनका साइज बड़ा है, कॉलोइडियल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स। बिगर एग्रीगेट्स मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए हैं, साइज में बड़े हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कॉलोइडल सॉल्यूशन इज कंपेरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। मतलब क्या है? मान लो यार आपके पास 1 किलो ट्रू सॉल्यूशन है, 1 किलो मान लो कि कॉलोइडल सॉल्यूशन है। अब ये इनका पार्टिकल साइज छोटा है, इनका पार्टिकल साइज छोटा है, तो वही इसके पार्ट्स करेंगे तो ज़्यादा नजर आएंगे। अब ये क्या है? ये ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं, ये ऐसे ऐसे पार्ट हैं। सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लें, सेम अमाउंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन लें और कॉलोइडल सॉल्यूशन लें, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन वाले ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेस देन 1 नैनोमीटर है। और वहीं इनका साइज क्या है? 1 से 1000 नैनोमीटर है। किसका? कॉलोइडियल वालों का। ये कॉलोइडियल है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कॉलोइडियल सोल है। तो कॉलोइडियल वालों का नंबर क्या रहता है? स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो जिसकी वजह से जो वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये चारों जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी लिक्विड सॉल्यूशन में, वो स्मॉल ऑर्डर एज कम्पेयर टू वैल्यू शोन बाय ट्रू सॉल्यूशंस एट सेम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सेम कर लें तो जो
कॉलोइडल सोल के द्वारा जो वैल्यूज़ आएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू आएंगी वो थोड़ी कम आएंगी एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। रीज़न, क्योंकि कॉलोइडल सोल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं। याद होगा ना, अरे याद है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kf इंटू एम, सॉरी kb इंटू एम, डेल्टा TF इक्वल्स टू आई इंटू kf इंटू एम, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू ICRT। आई क्या था, वेंटो फैक्टर, कैसे निकालेंगे, डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 + n-1 इंटू अल्फा। याद है ना, बस इतना सा बात एज ए थ्योरी पॉइंट याद रखना है, कुछ ज़्यादा है नहीं बस इसके अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब ये है क्या, एक इफेक्ट समझना। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। ये थोड़ा सा मज़ेदार है, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए भी, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, बहुत आसान है। क्या होता है ना दोस्त, आपने एक लाइट सोर्स मारा, मान लो आपने टॉर्च मारी, ये क्या है, लाइट सोर्स है। समझना इस चीज़ को, आसान है। जब आपके पास मान लो एक ट्रू सॉल्यूशन है और एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है, आपने लाइट सोर्स पास कर दी ट्रू सॉल्यूशन से। जब आपने लाइट सोर्स को पास किया ट्रू सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन यानी अरे नमक और चीनी का, नमक और पानी का सॉल्यूशन एकदम ट्रू सॉल्यूशन है, तो सीधी सीधी लाइट निकल जाएगी बिना कहीं स्कैटर किए, सीधा लाइट निकल जाएगा बिना कहीं स्कैटर किए। ठीक है। कॉलोइडल सॉल्यूशन में नज़ारा क्या होता, कॉलोइडल सॉल्यूशन में नज़ारा होता तो लाइट स्कैटर कर जाती है। लाइट क्या कर जाती है, स्कैटर कर जाती है। क्यों? रीज़न एक है कि इनके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा छोटा है, भाई लाइट यहाँ से पास कर गई। अब ये पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा हो गया तो लाइट यहाँ पर क्या होगी, टकराएगी इन पार्टिकल से और स्कैटर कर जाती है। और एक कौन सा बनाती है, ऐसे ऐसे स्कैटर करती है, कौन सा बनाती है, जिसको नाम देते हैं टिंडल कोन। और ये लाइट जो स्कैटर कर रही है इसको बोलती हैं स्कैटरिंग लाइट। हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, हम ऊपर आँख लगा कर ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से। यहाँ से जब आँख लगा के ऑब्जर्व की तो क्या देखा, आँख तो सही बना दे, हाँ सही है, सही है, सही है, आँख सही है, आई है ये आई। ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन से तो सीधा पास कर गया और कॉलोइडल सॉल्यूशन से स्कैटर कर गई, स्कैटर कर गई, तो यहीं हमने डिफरेंस ऑब्जर्व किया। इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको बोर्ड में बनाना है। अब ये क्या है, सारा कहानी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ पढ़ के बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर से, बोर्ड के लिए। इफ ए होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लेस्ड इन द डार्क इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट अपीयर्स क्लियर, एकदम क्लियर दिखेगा। इफ इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम, इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क, एकदम नॉर्मल। ट्रू सॉल्यूशंस आपने बना के रख रखे हैं और वहीं आप कॉलोइडल सॉल्यूशन को व्यू कर रहे हैं सिमिलर वे में, अपीयर रीजनेबली क्लियर और ट्रांसलूसेंट बाय ट्रांसमिटेड लाइट, बट दे शो mild to strong opalescence when viewed at right angle to the passage of light. That is, मतलब समझना आसान भाषा में, that is path of the beam is illuminated by bluish light. path क्या है, चमक गया bluish light से। This effect was first observed by Faraday, सबसे पहले तो Faraday ने किया और later इसको डिटेल में किसने स्टडी किया, टिंडल ने किया। इसलिए इस इफेक्ट को नाम बोल दिए हैं टिंडल इफेक्ट। The bright cone of light is known as Tyndall cone, the bright cone of the light। ये रहा वो कोन, ये रहा वो कोन शेप में जो बन रहा है, इसको ही क्या बोले हैं, टिंडल कोन बोले हैं। ठीक है। The Tyndall effect is due to the fact that colloidal particles scatter light in all the direction in space। जो भी बताया था कि जब लाइट कॉलोइडल पार्टिकल से टकराती है तो स्कैटर कर जाती है, यही वो लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले डायग्राम देख लो भैया, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से लिया है ना। ठीक है, आपने लाइट डाला, टिंडल कोन बना, स्कैटर कर गई लाइट और आपने माइक्रोस्कोप लगाकर देख लिया, यही सेम तो भी दिखाया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है बता रहा हूँ, पहले तो डेफिनेशन लिखना, डायग्राम बनाना, बोर्ड में आए तो 2 एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट क्या है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड सी वाटर, विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट्स, लाइट थ्रोन फ्रॉम ए प्रोजेक्टर इन ए सिनेमा हॉल। पीछे देखते होंगे ना, जब मूवी स्टार्ट होने से पहले पीछे से एक लाइट आती है, क्रैक स्क्रीन पे पड़ती है, हाँ बस वो टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। पूरा आसमान नीला, ब्लू है, पानी पानी है, वही टिंडल इफेक्ट। रीज़न क्या है, टेक्निकली बात करें तो टिंडल इफेक्ट। ये तो एग्जाम्पल हो गया। ये वाला जो बात है, हालांकि एनसीईआरटी में भी गिवन है, जेईई मेन 2017 में पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कंडीशन क्या है कि टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होने की दो ही कंडीशन है। कंडीशन पूछ ली थी एज ए थ्योरी पॉइंट। क्या पूछ लिया था? एज ए थ्योरी पॉइंट एक कंडीशन पूछ लिया था कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या है वो कंडीशन, बताते हैं। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज मच नॉट स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। कि जो डायमीटर है ना डिस्पर्स्ड पार्टिकल का, जो पार्टिकल डिस्पर्स कर रहे हैं वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए जो वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हैं, जिस लाइट का वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हैं। क्यों सर? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। यहाँ पर देखो ये रहा, आपने जो वेवलेंथ डाली, जो आपने लाइट सोर्स का वेवलेंथ डाला, यदि उसका और जो पार्टिकल का डायमीटर है यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो लाइट आएगी, टकराएगी और स्कैटर ही नहीं होगी। यदि इसका जो इस पार्टिकल का जो डायमीटर है और जो वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं लगभग सेम होनी चाहिए, तभी तो लाइट इस पर पड़ेगी। लाइट इस पर पड़ेगी तो वो स्कैटर करेगी, अदरवाइज स्कैटर ही नहीं करेगी दोस्त, टिंडल इफेक्ट ही ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम आर ग्रेटली डिफर इन मैग्नीट्यूड। जो डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम में, उसमें काफ़ी अच्छा डिफरेंस होना चाहिए। बट जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल मच नॉट स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ऐसे दोनों बात आप ये दोनों बात याद ज़रूर रख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्लियर है? ये रही सारी बातें आज के लेक्चर की। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें अपने को क्लियर हो गई होंगी। तो आज अपन लोगों ने बेसिकली प्रिपरेशन भी सीख ली, प्यूरिफिकेशन भी देख लिया और प्रॉपर्टीज़ भी सीख ली। प्रॉपर्टीज़ को अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 8 में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ। और ये सारे लेक्चर्स को आप प्रॉपर नोट्स इसी तरह से बनाना। मेरे पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अच्छे अच्छे डायग्राम ले आता हूँ ऐसे ऐसे, बट आपको सारा नोटबुक में बनाना है। थ्योरी को प्रॉपर मेंटेन करते चलेंगे, काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? और चैनल पसंद आया तो प्लीज़ रेट एंड विद एंटायर क्लासेस एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया, ताकि आप लोगों के पास बेहतरीन कंटेंट आता रहे। सरफेस केमिस्ट्री खत्म होने के बाद इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे होंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं देखो, सिलेबस अपना टाइम पे चल रहा है। सॉलिड स्टेट भी हो चुका है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो चुका है, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म करवा दिया। कुछ लोग बोल रहे थे सर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या? अरे वही है जो एल्काइल हैलाइड, हेलो एरियंस, हेलो एल्केन्स, हेलो एरियंस, वही रिएक्शन मैकेनिज्म है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।